टेक अवे द सोल्जर्स ऑफ ए किंग एंड द किंग विल नो लॉन्गर बी ए किंग। ये कहावत महाराष्ट्र के सियासी संकट और शिवसेना के उद्धव ठाकरे पर सटीक बैठती है। क्यों? क्योंकि अब जो सैनिक है वो तो भाग गए हैं, और जब किसी राजा के पास सैनिक ही नहीं होंगे, सेना ही नहीं होगी, तो वो राज किस पर करेगा? वो राजा किसका कहलाएगा? ऐसा नहीं है कि ये सियासी संकट भारत के किसी राज्य में पहली बार हुआ है या आखिरी बार हुआ है। इससे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ सियासी संकट था। सियासी उठापटक हुई, सरकार उलटफेर हुई और फिर दोबारा से नॉर्मल हो गया। लेकिन जो नुकसान होता है वो अक्सर आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखेगा। जैसे अब महाराष्ट्र के इस सियासी संकट के बीच पिछले 5 दिन में 21 जून से लेकर अब तक 180 से ज्यादा अध्यादेश पास कर दिए गए हैं। मतलब वो काम जो अटके पड़े थे वो पास हो गए हैं। आप इसे इस तरीके से मत लीजिएगा कि 5 दिनों में वो काम हो गया जो 5 सालों में नहीं होता था। ये जल्दबाजी में किए गए वो काम है जिनमें कुछ कमियां नहीं, काफी कमियां आपको मिलेंगी। भ्रष्टाचार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस संकट के बीच भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसा खाने के लिए ये सब पास कर दिए गए। चलिए इन पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात करेंगे कि ये सियासी संकट पैदा कैसे हुआ है और अब इस सियासी संकट की स्थिति क्या है और इसका महाराष्ट्र पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अक्टूबर 2019 में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद 289 सीटों पर जो है इलेक्शन का रिजल्ट आता है। 144 का एक मैजिक आंकड़ा कोई भी पार्टी क्रॉस नहीं कर पाती, जिसमें से 105 सीटें बीजेपी जीतती है, शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिलती है, कांग्रेस 44 और शरद पवार की एनसीपी को 54 सीटों पर जीत प्राप्त होती है। तो अगर देखा जाए, जो पार्टी बहुमत के नजदीक थी वो थी बीजेपी, लेकिन महाविकास अघाड़ी की एक कोलेशन गवर्नमेंट, एक गठबंधन की सरकार बनती है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर। ये जादुई आंकड़ा 144 का इन तीनों ने मिलकर पार कर लिया था। लेकिन जो समस्या एक गठबंधन की सरकार में आती है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई, वो मतभेद शुरू हो गए। और उसके बाद अब 20 जून को एकनाथ शिंदे ने अपने कुछ एमएलएज के साथ, जो सभी शिवसेना से थे, उनके साथ गुटबाजी शुरू कर दी और इस गुटबाजी के साथ उन्होंने अपनी बगावत शुरू कर दी। इस बगावत के बाद शुरू हो जाता है सियासी संकट, क्योंकि 144 का जो आंकड़ा था वो अब किसी भी तरीके से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से पार नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी एक्टिव हो जाती है और अपनी हाई कमान से दिल्ली में बात करनी शुरू कर देती है। लेकिन शिवसेना भी इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर देती है और शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने यहां तक भी बोल दिया कि अब जो पार्टी की बैठक होंगी उसमें अगर कोई भी शिवसेना का एमएलए शामिल नहीं होता है तो उस पर एंटी डिफेशन लॉ लगेगा। ये लॉ है क्या? जब कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, और फिर इलेक्शन होने के बाद अगर वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस पर एक कानून के तहत एक कार्यवाही बनती है। उसी को एंटी डिफेक्शन लॉ बोला गया है और वो अपनी सदस्यता, वो एमएलए एमपी की पावर खो देता है जिस भी पद पर वो जीता होता है। लेकिन ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता अगर उस पार्टी के 2/3 जो कैंडिडेट हैं, एमएलएज, अगर सभी एक साथ उस पार्टी से इस्तीफा दे दें या फिर उस पार्टी से बगावत कर दे तो अब यहां पर इस लॉ का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ शिवसेना की पार्टी के जो कुल एमएलए हैं वो 56 है, लेकिन इनमें से एकनाथ शिंदे के साथ 37 से ज्यादा एमएलए हैं। जो 2/3 मेजोरिटी है वो एकनाथ शिंदे के साथ अभी बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 38 एमएलए हैं और अगर आप 2/3 ऑफ 56 कहें तो वो 37 एमएलए बनता है।
कि अगर 37 से ज्यादा एमएलए हैं तो किसी भी तरीके से जो एमएलए हैं जिन्होंने बगावत की है उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती। अभी जो लेटेस्ट आई है वो ये कि जो गुट एकनाथ शिंदे के साथ है उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन भेजी है कि वो अपने गुट को रजिस्टर करवाना चाहते हैं शिवसेना बाला साहेब के नाम से। वो अपना एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी है कि उनकी सदस्यता एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी संख्या 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से ज्यादा है। अब देखना यह है कि इस पर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, राज्यपाल है, वो क्या एक्शन लेते हैं। राज्यपाल यहां पर सीएम को फ्लोर टेस्ट के लिए भी बुला सकते हैं जो उद्धव ठाकरे हैं। हालांकि इसमें अभी तक देखने को यह मिला है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने अपने हथियार युद्ध से पहले ही डाल दिए हैं। जैसे उन्होंने सीएम हाउस खाली किया था और वो मातोश्री में चले गए थे, तो उसको देखकर तो यही लगता है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गई। और एक और चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए महाराष्ट्र के इस सियासी संकट के बीच में, कि इसमें जो महाराष्ट्र की बीजेपी है वो अभी तक किसी भी कैमरे के सामने नहीं आई है और वो बिहाइंड द कैमरा अपना काम कर रही है। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ में हैं वो सभी के सभी गुवाहाटी गए हैं जो आसाम है, और आसाम में बीजेपी की गवर्नमेंट है जो हेमंत विस्मा के लीडरशिप में है। जब असम के सीएम से पूछा गया कि असम में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के एमएलए आए हुए हैं, तो उनका बयान ये था कि असम में कहीं से भी कोई भी आकर रुक सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का एमएलए ही क्यों ना हो। ये बयान उन्होंने तब दिया जिस रिजॉर्ट में एमएलए ठहरे हुए हैं, एक दिन पहले सीएम ने, असम के सीएम ने वहां का फिजिकली जाकर जायजा लिया था। इसके बाद उनका ऐसा बयान था। तो आप सोच सकते हैं कि खेल किस तरफ चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस सियासी संकट में जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे हारे हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और हो सकता है कि इस एकनाथ शिंदे के गुट के साथ वो सरकार बना ले, क्योंकि 105 एमएलए बीजेपी के पास अभी हैं ही, और अगर एकनाथ शिंदे के 40 एमएलए उनके साथ होते हैं, उनके गुट में होते हैं, तो 144 का आंकड़ा पार कर जाएगा। और अगर उसमें से भी कुछ कमी रह गई तो मुझे लगता है कि बीजेपी इतनी कैपेबिलिटी तो रखती ही है कि एक आध नंबर वो इधर उधर कर ले, जैसा हमने मध्य प्रदेश के सियासी संकट में देखा था। खैर, इसमें अभी देखना बाकी है कि क्या होगा क्या नहीं। ये तो था आंकड़ों का खेल जो मैंने आपको बताया, जो अभी तक मुझे लगा कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि इन सब चीजों के बीच में सिर्फ और सिर्फ विकास, डेवलपमेंट ही प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। क्योंकि जितना खर्चा अब इस एक गुट को महाराष्ट्र से उठाकर गुवाहाटी और उस महाराष्ट्र में सियासी संकट को समेटने में सभी पार्टियां लगा रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, अगर उतना पैसा महाराष्ट्र की डेवलपमेंट, विकास पर लगाया जाता तो शायद महाराष्ट्र की किस्मत अगले 5 साल के लिए चमक जाती। और इससे ज्यादा पैसा कहीं हम उन अग्निवीरों को पूरी जिंदगी देश की सेवा के लिए दे सकते थे, उसके बाद पूरी जिंदगी उन्हें पेंशन भी मिल जाती, तब भी इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना पैसा अब इस सियासी संकट में खर्च हो रहा है। खैर, मुझे लगता है कि यहां पर नेताओं के पास दिमाग तो है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस दिमाग को सत्ता की बजाय अगर थोड़ा सा विकास करने में लगाए तो भारत सच में दोबारा से एक ग्लोबल एंटिटी बनकर उभर सकता है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।